नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के बारे में, ठीक है। आज हम बात करेंगे किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में, है ना। सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल या कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। जैसे किसी अदिश फलन की प्रवणता या अदिश क्षेत्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन एक सदिश राशि होती है, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस एक अदिश राशि होती है, उसी तरीके से किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल जो है वो हमेशा कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ही इसके फॉर्मूले को डिफाइन करती है। डेफिनेशन आती है इसकी कि सदिश क्षेत्र का या सदिश क्षेत्र के कर्ल का किसी निश्चित दिशा में घटक, द कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी निश्चित दिशा में घटक उस निश्चित दिशा के लंबवत बिंदु। जैसे हमने कहा कि भाई तीन डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं, एक डायरेक्शन u1 आ गई, दूसरी डायरेक्शन कौन सी आ गई u2 आ गई, और तीसरी डायरेक्शन कौन सी आ गई u3 आ गई, है ना। जैसे मैंने इसको u3 कह दिया, इसको मैंने u2 कह दिया और इसको मैंने कह दिया u1 कह दिया, इस पॉइंट को मैंने कह दिया o कह दिया, ठीक है। अब यदि हमें कर्ल कैलकुलेट करना है कौन सी डायरेक्शन में, u3 डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो प्लेन लेंगे। हमने परिभाषा क्या कही, किसी निश्चित दिशा में घटक उस दिशा के लंबवत बिंदु, यानी u3 में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिंदु हमें कहाँ लेना है, u1 u2 तल में लेना है। अगर u2 दिशा में कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिंदु कहाँ लेना है, पॉइंट कहाँ लेना है, u1 u3 तल में लेना है। और यदि u1 में कैलकुलेट कर रहे हैं तो बिंदु हमें लेना है u2 u3 तल में लेना है, ठीक है। तो किसी निश्चित दिशा में घटक उस दिशा के लंबवत बिंदु को घेरे हुए बंद पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के तुल्य होता है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड इन पर यूनिट एरिया, है ना, विल डिफाइंस द कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये अगर पॉइंट ए है, सपोज दैट इसको मैंने कह दिया P, इसको मैंने डिफाइन कर दिया Q से, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया R से, ठीक है। ये लेंथ अपने पास पहले हमने पढ़ी है, वैल्यू कितनी आ गई h1 du1, ये लेंथ आ गई h2 आ गया और du2 आ गया ना। हम गए O से A की ओर, A से P से O से P की ओर, P से Q की ओर, Q से R की ओर, और R से दोबारा गए हम किसकी ओर, O की ओर। तो हमने क्या कहा कि भाई किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल ऑफ A किसी निश्चित दिशा में, सपोज दैट हमें कैलकुलेट करना है कौन से डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन में, तो उस दिशा के लंबवत बिंदु को घेरे हुए बंद पृष्ठ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन के तुल्य होता है, या सदिश क्षेत्र के अधिकतम परिसंचरण, मैक्सिमम सर्कुलेशन के द्वारा कर्ल को व्यक्त किया जाता है। इस फैक्टर में जो एरिया एलिमेंट हमने लिया तो dA इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आएगी, h1 du1, और वैल्यू आ गई h2, और वैल्यू आ गई du2। दैट मीन्स dA इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई, h1 h2 du1, और वैल्यू आ गई du2। लाइन इंटीग्रल यदि हम डिफाइन करना चाहें, लाइन इंटीग्रल A डॉट वैल्यू आ गई dl, कितना होगा A डॉट dl, बंद पृष्ठ कौन सा है, O P Q और R। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, O से गए हम कहाँ पर, P पर, वैल्यू आ गई A डॉट वैल्यू आ गई dl, फिर वैल्यू आ गई P से कहाँ गए, Q पर, दोबारा वैल्यू आ गई A डॉट वैल्यू आ गई dl, फिर वैल्यू आ गई अपने पास Q से गए R पर, वैल्यू आ गई A डॉट वैल्यू आ गई dl, प्लस वैल्यू आ गई R से गए हम कहाँ, O पर, और वैल्यू आ गई A डॉट वैल्यू आ गई dl, ठीक है। अब देखो लाइन इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है, तो जैसे कोई भी दो वेक्टर अपने पास अगर क्वांटिटीज़ हैं, उनका यदि डॉट प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हटाने पर क्या आएगा, cos ऑफ थीटा आएगा, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो एंगल थीटा कितना बना, 0 डिग्री बना, और अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ,
ठीक है। तो यदि हम O से P की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब लाइन एलिमेंट कौन सी दिशा में है, O से P की ओर, लेंथ इसी दिशा में बढ़ रही है, DL सदिश की दिशा आ गई, और OP इस दिशा में यदि सदिश क्षेत्र का घटक A1 द्वारा व्यक्त किया जाता है तो A1 और DL दोनों क्या होंगी, O से P की ओर जाते समय दोनों की दिशाएं क्या होंगी, सेम होंगी, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। और यदि हम ये वैल्यू लें, अगर हम जा रहे हैं R से O की ओर, है ना, R से अगर O की ओर जा रहे हैं तो इस कंडीशन में A2 की दिशा तो कौन सी दिशा है, U2 की दिशा होगी, लेकिन लाइन एलिमेंट की दिशा क्या होगी, उसका जस्ट अपोजिट होगी। तो थीटा इक्वल्स टू कितना बना, 180 डिग्री बना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कंपोनेंट हम अगर बढ़ने की दिशा में कैलकुलेट कर रहे हैं, बढ़ने जैसे इस दिशा में U1 बढ़ रहा है, इस दिशा में U2 बढ़ रहा है, अगर बढ़ने की दिशा में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उधर तो वैल्यूज़ हम पॉजिटिव ले लें, और यदि घटने की दिशा में अगर चल रहा है तो उसकी वैल्यूज़ हम क्या ले लें, नेगेटिव ले लें। ठीक है, तो देखो हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। रेखा समाकलन O से P, वैल्यू आ गई A डॉट, वैल्यू आ गई DL, कितना होगा, हमने एरिया एलिमेंट बहुत छोटा लिया है, एरिया एलिमेंट बहुत छोटा लिया है, DA टेंड्स टू 0 लिया है, तो हम क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र A का कंपोनेंट इस लाइन एलिमेंट, छोटे लाइन एलिमेंट O से P के लिए इसे लगभग कांस्टेंट हम मान सकते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, A1, लाइन एलिमेंट D1 कितना बना, H1 आ गया, और वैल्यू आ गई DU1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, नेक्स्ट वैल्यू हम निकालते हैं, सपोज दैट मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ R से O, वैल्यू आ गई A डॉट, वैल्यू आ गई DL इक्वल्स टू, अब R से यदि हम O की ओर जाएंगे, R से O की ओर यदि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये U2 के घटने की दिशा में हो गई, है ना, यानी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, तो वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस वैल्यू आ गई A2 आ गया, H2 आ गया, और वैल्यू आ गई DU2 आ गया। इक्वेशन नंबर आ गई 3rd आ गई। ठीक है, अब 2 एलिमेंट और हमारे पास हैं, एक कौन सा P से Q और एक कौन सा आ गया Q से R। तो यदि हम कैलकुलेट करें, वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, जैसे मैंने लिखा Q से वैल्यू आ गई R। अब देखो Q से R यदि हम जा रहे हैं, Q से R हम यदि जा रहे हैं तो OP इस एलिमेंट से QR एलिमेंट जो है कौन सी दिशा में है, U2 दिशा में है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर है, H2 DU2 डिस्टेंस पर है। तो हमने पढ़ा था परिवर्तन की दर किसी भी दिशा में यदि हम कैलकुलेट करते हैं, U1 दिशा में परिवर्तन की दर कितनी थी, 1/H1 डेल अपॉन डेल U1। ठीक है, U2 दिशा में कितनी थी, 1/S2 डेल अपॉन डेल U2। तो इसका मतलब Q से R यदि वैल्यू निकालते हैं, A डॉट वैल्यू आ गई DL, Q से R कौन सी दिशा में है, घटने की दिशा में है ना, रिड्यूस हो रही है U1 की वैल्यू, है ना। तो हम क्या कहते हैं, वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू अपने पास कैसी बनेगी, नेगेटिव बनेगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू बनेगी, यानी वैल्यू कितनी बनी, A1 आ गया, H1 आ गया, DU1 आ गया। ठीक है, वैल्यू आ गई प्लस, कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा हमें, U2 दिशा में जाना पड़ेगा। तो परिवर्तन की दर 1/H2 डेल अपॉन वैल्यू आ गई, डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल U2। परिवर्तन किस में होगा, परिवर्तन होगा A1 H1 DU1 में, कितनी दूरी के लिए, ये दूरी कितनी है, दूरी आ गई H2 DU2 दूरी के लिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे दी हमने इसको 4। इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट हमारे पास बच गया कौन सा, लास्ट एलिमेंट आ गया P से Q, वैल्यू आ गई A डॉट, वैल्यू आ गई DL। अब P से Q की ओर यदि हम जाएं, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो वैल्यू क्या है, बढ़ने की दिशा में, लाइन एलिमेंट और वेक्टर फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, तो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब यदि हमें PQ पे जाना है तो इसका मतलब OR इस लाइन एलिमेंट से हमें कौन सी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, U1 दिशा में चलना पड़ेगा। तो पहली बात वैल्यू आ गई पॉजिटिव, परिवर्तन आएगा किसमें, वैल्यू आ गई A2 H2 DU2, परिवर्तन कौन सी दिशा में है, 1/H1 डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल U1, चेंज किस में है, A2 H2 DU2 में, और कितने डिस्टेंस के लिए, OR फलक और PQ, है ना, OR लाइन एलिमेंट और PQ लाइन एलिमेंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, वैल्यू आ गई H1 DU1 आ गया। इक्वेशन नंबर आ गई 5। तो हमने चारों लाइन एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान हमने कैलकुलेट कर लिया। समीकरण 2 आ गई, समीकरण 3 आ गई, समीकरण 4 आ गई और समीकरण 5 आ गई। इन चारों इक्वेशन को क्या कर दें हम,
ऐड कर दें तो वो इस बंद पृष्ठ के ऊपर अपने पास क्या आ जाएगा, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम क्या करें, इस इक्वेशन में यदि हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a1h1 du1 से a1h1 du1 कैंसिल हो जाएगा, a2s2 du2 से a2s2 du2 कैंसिल हो जाएगा। फिर वैल्यू कितनी बचेगी, इसके बाहर सिंबल कैसा है, माइनस का सिंबल है, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसके बाहर पॉजिटिव का सिंबल है तो ये वैल्यू अपने पास कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी देखो यहाँ h1 से ये h1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ h2 से ये h2 कैंसिल हो जाएगा, यानी वैल्यू बनेगी डेल अपॉन डेल u1 a2h2 इंटू du1 du2 विद माइनस सिंबल, डेल अपॉन डेल u2 और वैल्यू आएगी a1 h1 du1 du2। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल अपने पास आ गया, लाइन इंटीग्रल आ गया, बंद पृष्ठ पर a डॉट वैल्यू आ गई dl इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, कितना आया, वैल्यू आई हमारे पास डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल u2 और वैल्यू आ गई a1 h1। इक्वेशन नंबर दे दी हमने, इसको दे दें इक्वेशन नंबर दे दें हम 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर आ गई 6। अब यदि हमें कंपोनेंट निकालना है, देखो कर्ल ऑफ ए कौन सी डायरेक्शन में, हमने कहा थर्ड डायरेक्शन में, तो वैल्यू क्या करनी है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए डॉट डी एल और डिवाइड करना है किससे, डी ए से। वैल्यू हमने कही थी डी ए की जो वैल्यू है वो कितनी थी, h1 h2 du1 एंड du2। तो इसका मतलब इक्वल्स टू वैल्यू आ गई, अगर हम डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 1 अपॉन h1 h2 डेल अपॉन डेल u1 a2 h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 और वैल्यू आ गई a1 h1। इक्वेशन नंबर आ गई 7। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे अपन थर्ड डायरेक्शन में यानी u3 दिशा में सदिश क्षेत्र के कर्ल का घटक हमने निकाला है, उसी तरीके से कर्ल का घटक निकाल सकते हैं हम कौन सी डायरेक्शन में, कर्ल का घटक हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में, फर्स्ट डायरेक्शन में। और इसी तरीके से इसी कर्ल का घटक हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी डायरेक्शन में, सेकंड डायरेक्शन में। यदि हमने थर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, h1 h2। तो अगर वन डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितनी आएगी, h2 आ गया और वैल्यू आ गई h3 आ गया। ठीक है, और वन डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल u2 आ गया और वैल्यू आ गई a3 आ गया, s3 आ गया, माइनस वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल u3 आ गया और वैल्यू आ गई a2 आ गया और वैल्यू आ गई h2 आ गया। इक्वेशन नंबर आ गई 8। इसी तरीके से यदि टू डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो यहाँ वैल्यू कितनी बनेगी, 1 अपॉन h1 h3 1 अपॉन h1 h3, वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल u3, वैल्यू आ गई a1 h1 माइनस वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल कितना बना u1 और वैल्यू आ गई a3 h3। इक्वेशन नंबर आ गई 9। ठीक है, तो 3 इक्वेशन हमारे पास आ रही, इक्वेशन 7 आ गई, इक्वेशन 8 आ गई और इक्वेशन नंबर 9 आ गई। इन तीनों इक्वेशन को यदि हम मर्ज कर दें, इन तीनों इक्वेशन को यदि हम मर्ज करें तो देखो हमने क्या कहा कि सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल कैसी क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, दैट मीन्स कर्ल ऑफ ए वन डायरेक्शन में u1 दिशा में यूनिट वेक्टर आ गया e1 कैप है ना, कर्ल ऑफ ए कौन सी डायरेक्शन में, 2 दिशा में, यानी वैल्यू आ गई e2 कैप और प्लस में वैल्यू आ गई कर्ल ऑफ ए कौन सी डायरेक्शन में, थर्ड डायरेक्शन में, वैल्यू आ गई e3 कैप आ गया है ना, यानी वैल्यू क्या आ गई e1 कैप आ गया। कर्ल ऑफ ए 1 कितना था, कर्ल ऑफ ए 1 है 1 अपॉन h2 h3, तो अपॉन वैल्यू आ गई h2 h3 आ गया और वैल्यू आ गई डेल अपॉन वैल्यू आ गई डेल u2 आ गया, वैल्यू आ गई a3 s3 माइनस वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल u3 और वैल्यू आ गई a2 h2। ठीक है, प्लस में वैल्यू आ गई e2 कैप और वैल्यू है कर्ल ऑफ a2, कर्ल ऑफ a2 कितना है 1 अपॉन h1 s3, तो वैल्यू आ गई अपॉन में h1 s3 और वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल u3, डेल अपॉन डेल u3 और वैल्यू आ गई a1 h1 माइनस डेल अपॉन डेल u1 आ गया और वैल्यू आ गई a3 h3 प्लस में वैल्यू आ गई थर्ड डायरेक्शन में, वैल्यू आ गई h1 h2
और वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल U1, डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2 और वैल्यू आ गई A1 H1। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को हम एक सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ A इक्वल्स टू 1 अपॉन H1 H2 S3, या वैल्यू लिख दें हम E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप S3, डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3। ठीक है, वैल्यू आ गई A1 H1 A2 H2 और वैल्यू आ गई A3 S3। किसी भी कंपोनेंट को हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं। E1 कैप H1 का कंपोनेंट जो आएगा वो तो किसको मेंशन करेगा, वो मेंशन करेगा हमारे पास कर्ल ऑफ A1 को, डेल अपॉन डेल U2 A3 S3 माइनस डेल अपॉन डेल U3 A2 H2 एंड सो ऑन हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आ रही है ये फैक्टर हमारे पास कहलाता है किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल, जो कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस और सदिश क्षेत्र का कर्ल दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, मेहनत करें। तो ये हमारे पास कंपोनेंट आ गया या एक एक्सप्रेशन आ गया किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का। इस कर्ल को हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू वैल्यू आती है डेल क्रॉस में वैल्यू आ गई ए। ये हमेशा कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, जल्द मिलते हैं एक नए लेक्चर में। और आज जाते जाते एक मैसेज मेरी तरफ से, जंगल जंगल ढूंढ रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है दुनिया में तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद से खुद की दूरी को तय करना। आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अपना इवेल्युएशन आप खुद कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।